प्याज वैसे तो खाने की चीज है, लेकिन इन दिनों प्याज सियासत का सामान ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्याज खाने में कम, सियासत में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक बार फिर देश की राजधानी में प्याज पर सियासी घमासान मचा है। दरअसल पहले हुआ ये कि एक आरटीआई के जरिए जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार ने नासिक की मंडी से जो प्याज खरीदा उसकी कीमत 18 रुपए प्रति किलो थी और वही प्याज दिल्ली वालों को 30 रुपए में बेचा गया। जवाब में दिल्ली सरकार की दलील यह है कि तमाम खर्चे जोड़ने के बाद दिल्ली सरकार को 1 किलो प्याज की कीमत पड़ रही है 40 रुपए प्रति किलो, लेकिन वो सब्सिडी पर इस प्याज को 30 रुपए किलो में बेच रही है। देखिए प्याज की पॉलिटिक्स पर यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को प्याज दे रही है 32 रुपए 86 पैसे। ये 40 रुपए की कीमत जो उन्होंने डिक्लेयर करी है, तो ये कैसे करेंगे? प्याज की महिमा भी अपरंपार है। काटो तो आंसू निकलते हैं। महंगा इतना हो गया है कि खरीदने पर भी आंसू निकलते हैं। और अब तो इस पर सियासत इतनी गर्मा गई है कि नेताओं के भी आंसू निकल रहे हैं। प्याज पर पॉलिटिक्स की लड़ाई में इस बार हथियार बनी है एक आरटीआई। दरअसल जुलाई महीने के अंत में प्याज के दाम 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वो जनता को सस्ता प्याज बेचेगी। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने पता लगाने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार सब्सिडी वाला जो प्याज 30 रुपए प्रति किलो बेच रही है उसकी लागत असल में क्या है। उन्होंने ये जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई की मदद ली और जो जानकारी सामने आई उसने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगा कि केजरीवाल सरकार सस्ता प्याज खरीदकर उसे महंगे दाम पर दिल्ली वालों को बेच रही थी। आरटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने नासिक स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी SFAC से प्याज खरीदा। दिल्ली सरकार ने 14 से 21 रुपए प्रति किलो की दर से 2637.58 मीट्रिक टन प्याज खरीदा, यानी प्याज की औसत कीमत 18 रुपए प्रति किलो पड़ी और यही प्याज दिल्ली वालों को 30 रुपए प्रति किलो की दर से बेची गई। SFAC से इन्होंने किया तकरीबन 16 से 18 रुपए एवरेज प्राइस इन्होंने जो ऑर्डर किया इन्होंने, क्योंकि जैसे जब इन्होंने ऑर्डर किया मई में तो उसी से साबित होता है कि इन्होंने मई में एक कॉन्स्पिरेसी रच ली कि भाई हम 2 महीने बाद इसकी प्याज के क्राइसिस क्रिएट करेंगे, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिस पे जांच होनी चाहिए। प्याज की खरीदारी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होने के बाद आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सस्ता प्याज बेचने की आड़ में मुनाफा कमाया है। नेफेड के चेयरमैन अशोक ठाकुर का भी कहना है कि प्याज की महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली सरकार का रवैया शुरू से ही गलत था। जब दिल्ली सरकार ने ये प्याज जो है वो लगभग औसतन 18 रुपए की कीमत पर खरीदा था, तो आखिर ये 40 रुपए की कीमत जो उन्होंने डिक्लेयर करी है, तो ये कैसे करी है? दिल्ली की सरकार ने जो 10 रुपए की सब्सिडी देने की जो बात करी है, मैं समझता हूं 30 रुपए में उन्होंने जो प्याज बेचा हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आखिर उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि 10 रुपए की सब्सिडी आखिर गई तो कहां गई। प्याज के दाम पर केजरीवाल सरकार को घिरता देख विपक्षी दलों ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब दिल्ली के लोग आंसू रो रहे थे दामों को लेके प्याज के, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी सरकार लोगों को प्याज के दामों के दाम बढ़ाते हुए, आर्टिफिशियल बढ़ाते हुए आंसू बहा रही थी दिल्ली की जनता के। अपनी सरकार को घिरते और प्याज की खरीदारी में मुनाफाखोरी के आरोप लगते देख बचाव के लिए सामने आए अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सिपहसालार और सरकार में नंबर 2 मनीष सिसोदिया। मनीष ने पूरे आंकड़े देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने SFAC से थोक में प्याज खरीदा था। SFAC केंद्र सरकार की संस्था है। सिसोदिया के मुताबिक SFAC ने दिल्ली सरकार को करीब 33 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज दी। इस प्याज पर सरकार को 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ढुलाई देनी पड़ी। इस तरह से दिल्ली सरकार को 1 किलो प्याज 40 रुपए में पड़ा, जिससे 10 रुपए की सब्सिडी पर 30 रुपए किलो जनता को बेचा गया। केंद्र सरकार से प्याज लेती है दिल्ली सरकार, 33 रुपए में प्याज लेती है, 7 रुपए अपने खर्च करती है और 30 रुपए में जनता को उपलब्ध कराती है।
केंद्र सरकार अपनी एजेंसी से प्याज लेती है, 33 रुपए में ली हो या 32 रुपए में, और 2 रुपए से लेकर 7 रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च उस पर और रेट पे लगाती है। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने घोटाला कर दिया। मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्याज के नाम पर ये सारा नाटक दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए रचा गया। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर रहा है। लगातार विवादों से घिरे रहने वाली दिल्ली सरकार के लिए इस बार विवाद का नया केंद्र है प्याज और प्याज की कीमतें। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर अपना जोरदार बचाव किया है, लेकिन विपक्ष ने भी ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में वो दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। अभिषेक कुमार के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, और खबर ये आ रही है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 2 मैसेंजर ऑफ गॉड 2 के प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। समर्थकों के हंगामे के बाद जम्मू से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से जिन ट्रेनों पर फर्क पड़ रहा है वो है पूजा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो, जम्मू स्पेशल और हिमगिरी एक्सप्रेस सहित कई और ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। दरअसल मसला यह है कि पंजाब के कई शहरों में MSG 2 ये फिल्म दिखाई नहीं जा रही है। राम रहीम के समर्थक इसी बात से नाराज हैं और पंजाब के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी एक झलकी आप इस वक्त देख सकते हैं। हमारे संवाददाता पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। पवन, ये बताएं कि कुल मिलाकर कितनी ट्रेनें हैं जो या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर देर से चल रही हैं? आकाश, अभी देर से चलने वाली कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन मास्टर ने अनाउंस कर दिया है कि सभी ट्रेनें रद्द हैं। कटरा से लगभग 10 ट्रेनें जो शाम को आती हैं, उधमपुर से 2 ट्रेनें आती हैं और जम्मू से लगभग 6 ट्रेनें और 7 ट्रेनें जहाँ से चलती हैं। तो कुल मिलाकर 20 के करीब ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है, जिनमें प्रमुख जो है वो पूजा एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो है। तो ये पूरी की पूरी ट्रेनें जम्मू से दिल्ली जाने वाली रद्द कर दी है, और दूसरा जो दिल्ली से ट्रेनें आने वाली थी वो भी रद्द है। पर पवन, ये बताएं, मसला तो पंजाब को लेकर है कि वहां के कई शहरों में MSG 2 नहीं दिखाई जा रही है, तो ये प्रदर्शन और ट्रेनें रद्द जम्मू से आगे क्यों हो रही हैं? आज जो रेलवे स्टेशन मास्टर के अनुसार पठानकोट से आगे और गुरदासपुर के बीच में रेलवे ट्रैक के ऊपर प्रदर्शन किया गया है। वहां पर ट्रैक के ऊपर लोग बैठे हुए थे और कई जगह से ट्रैक को क्षति भी वहां पर पहुंचाई गई है। उनको ट्रैक को लग रहा है कि कुछ ने उसको नुकसान किया होगा, जिसके चलते रेलवे ने पर एहतियाती तौर पर ट्रेनें बंद कर दी है कि कोई नुकसान ना हो। और पंजाब से लेकर पूरे दिल्ली बॉर्डर तक जितना भी रेलवे ट्रैक है वहां पर जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके चलते जम्मू से जाने वाली सभी ट्रेनें जो फिलहाल। पवन, संक्षेप में एक बात बताएं, कब तक ये ट्रेनें फिर शुरू हो सकती है? थोड़ा भी कुछ बता सकते हैं? देखिए, DTM जो है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रात के लिए हमने हॉल्ट कर दिया है, लेकिन अगर सुबह वहां पर हालात ठीक रहते हैं तो जो रात को लेट नाइट जाने वाली ट्रेनें हैं लगभग 2-2:30 बजे के करीब के बाद दुरंतो वगैरह ट्रेनें जो है इनको 2-2:30 बजे के बीच में रात को निकाला जाएगा। लेकिन आगे से अगर सिग्नल मिलता है कि ट्रैक बिल्कुल सही है और लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तभी ट्रेनों को भेजा जाएगा जम्मू से। धन्यवाद पवन इस जानकारी के लिए। इंडिया 9 बजे अब चलिए बिहार, जहां जैसे जैसे टिकटों का बंटवारा हो रहा है वैसे वैसे सियासी दलों में बगावती सुर भी तेज होते जा रहे हैं। इस कड़ी में ताजा बगावत हुई है लोक जनशक्ति पार्टी में, LJP में। रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और इसी से नाराज साधु IBN 7 से बात करते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाए और अपनी बगावत का भी उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया। ये आंसू विधानसभा का टिकट कटने के हैं और ये दर्द अपनों ने ही दिए हैं। बिलक बिलक कर रो रहे ये नेताजी, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु हैं। साधु उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन जब उम्मीद पर हकीकत का हथौड़ा चला तो अनिल साधु के सपने बिखर गए।
एलजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उनका गुस्सा आंसू बनकर बहने लगा और इन आंसुओं में हर रिश्ता डूबता नजर आया। ना अहंकारी हो गया। एक एक जिला अध्यक्ष बताइए, पाली कार्यकर्ता गरीब होता है, 500, 1000, 5000 रुपया खर्च उनको पटना आने में लगता है राजधानी में, लेकिन कार्यकर्ताओं से आधा घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 8 घंटा उनको वेट करवाते हैं। ये चिराग पासवान अहंकारी नहीं है तो और क्या है? अनिल साधु का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने रामविलास और चिराग पासवान के खिलाफ खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया। दलित आंदोलन को हम बिहार में खड़ा करेंगे और आदरणीय पासवान जी को यह बताएंगे कि दलित आपका बंधुआ मजदूर नहीं, दलित चिराग पासवान का बंधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन मैं लालू जी से और आदरणीय नीतीश जी से मैं बात करूंगा, यदि उनकी मुलाकात होगी लालू जी का और नीतीश जी का और कांग्रेस के साथी का, तो मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगा। जब साधु की नाराजगी के बारे में रामविलास पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में तो ऐसा होता रहता है। घर में भी विरोध हो रहे थे, सब चलता रहता। सर, आपके घर में भी विरोध हो रहे थे, सब चलता रहता। लगभग सभी दल इस वक्त बगावत और भीतरघात से जूझ रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के कई नेता टिकट कटने या नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। वो दूसरी पार्टियों के दरवाजे पर चक्कर काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और बिहार की लड़ाई यहां दिल्ली में भी लड़ी जा रही है। इसकी तस्वीर नजर आई कांग्रेस की किसान रैली में। बिहार में आजादी के 60 साल बाद भी जितनी बदहाली है, उद्योग धंधों की भारी कमी है, और जहां उद्योग धंधे हैं भी वो ज्यादातर खेती किसानी करके ही जिंदा है। तो अब तमाम सियासी दलों को किसान याद आने लगे हैं। किसान यानी बिहार के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा। खुद को किसान हितैषी दिखाने में बिहार के क्षेत्रीय दल ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी ठन गई है। ये जुबानी जंग किस तरह तल्ख हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी हमारी जमीन नहीं छीन रहा है, वो हमारी मां छीन रहा है। हल और हाथ की ताकत जब इकट्ठा हुई तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। मेक का मतलब बनाना, टेक का मतलब छीनना। ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये मोदी जी का टेक इन इंडिया है, टेक इन इंडिया। चुनाव के मौसम में नेताओं को जमीन में मां, किसानों में अन्नदाता और देश का भाग्य विधाता नजर आता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। अब जबकि बिहार चुनाव की चाप तेज हो गई है, कांग्रेस ने एनडीए और बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला बोल दिया। चंपारण की जमीन से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक कांग्रेस किसानों के बहाने केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ एक जैसी बोली बोल रही है। मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कह कांग्रेस उन्हें किसान विरोधी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोनिया ने किसानों के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं पर निशाना साधा, तो राहुल ने सरकार को कांग्रेस की ताकत को कमजोर नहीं आंकने और किसानों के मुद्दे पर विरोध को और तेज करने की चेतावनी दी। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप किसान की मदद कीजिए, थोड़ी इनकी बात समझने की कोशिश कीजिए, इनके घरों में जाइए, इनसे बात कीजिए, इनके हाथ पकड़िए और इनकी थोड़ी सी मदद कीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी। जहां भी आप इनकी मदद नहीं करोगे वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, वहां हमारा झंडा दिखाई देगा। मोदी सरकार अपनी आदत के अनुसार खोखली बातें कर रही है, ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन दे रही है जो समाज में लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर एक ऐसा तनाव पैदा करना चाहती है जो देश के भविष्य और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय हित हमारे लिए सबसे ऊपर है और इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी को सूट बूट और सूटकेस की नहीं बल्कि सूझबूझ की सरकार करार दिया। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक कांग्रेस किसानों को गरीब ही रखना चाहती है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। राहुल के टेक इन इंडिया पर भी बीजेपी की तरफ से जबरदस्त पलटवार हुआ। ये हिंदुस्तान के किसान की जीत है। राहुल गांधी जी, टेक इन इंडिया सबसे अधिक आपके राज में हुआ। 2G में टेक किया गया, कॉमनवेल्थ में टेक किया गया, कोयला घोटाले में टेक किया गया। आपके यहां बिना टेक किए कोई फैसले नहीं होते थे, इसलिए आपको टेक इन इंडिया याद रहता है। रामलीला मैदान से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोले। मनमोहन ने मौजूदा सरकार पर यूपीए के भूमि अधिग्रहण बिल को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जिस वक्त कांग्रेस जमीन के मुद्दे पर बीजेपी पर वार कर रही थी, उसी वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जमीन को लेकर गांधी परिवार को ललकार रही थी। अमेठी में स्मृति गांधी परिवार को फैक्ट्री की जमीन दिए जाने के कथित आरोप बना चुकी हैं। जाहिर है बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, ये सियासी जंग और तेज होगी। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार को मात देने के बाद कांग्रेस पार्टी एक नए जोश और उमंग के साथ जमीन पर दोबारा वापस लौट रही है और आने वाले दिनों में जो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। इंडिया 9 बजे में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक खास कार्यक्रम, बॉर्डर पर बाबा।